हेलो नमस्कार दोस्तों। एनवी क्लासेस आपका स्वागत करती है। जो हमारी आज की क्लास रहेगी वो रहेगी इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान का विकास। हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 1853 तक कैसे भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर संविधान का विकास किया। चलो अब उसका बाकी कहानी आज पढ़ना में। तो हुआ क्या 1853 के बाद, देखो 1853 तक कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिसकी वजह से भारत में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। हम उसको बोलते हैं 1857 का रिवोल्ट, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं 1857 का विद्रोह हो गया। ठीक है। अब 1857 के विद्रोह के बहुत सारे कारण थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की सप्रेशन पॉलिसी। सप्रेशन पॉलिसी तो नहीं, मतलब उन्होंने सारी पावर्स को अपने हाथों में लेना चाहा, जैसे सब्सिडरी रिलायंस लेकर आ गए, है ना, इंटरफेरेंस पॉलिसी बोल सकते हैं आप इसको, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए, बना पूरा पावर छीन लिया, अपने हाथों में ले ली। और उसके बाद चलो तो अब सती प्रथा, मतलब बहुत सारी ऐसी सिस्टम लेकर आए जिसकी वजह से बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे राजा रजवाड़े क्या हो गए, नाराज हो गए। तो उन लोगों ने सभी ने क्या कर दिया, 1857 का विद्रोह कर दिया। 1857 का विद्रोह हुआ बट फेल भी हो गया, मतलब अंग्रेजों ने इसको बहुत बुरी तरह से इसको दबा दिया, है ना। अब अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई, भैया हमें कोई इंटरफेरेंस अपनी करना है धार्मिक मामलों में। तो उन लोगों ने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला कि एक काम करो भैया, तुम आ जाओ। तो भाई साहब क्यों आ जाए हम? तो उन्होंने बोला कि यार तुमसे नहीं बनेगी, तुमसे नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा भैया? तुम्हारी हरकत हमने देख ली, तुम्हारी हरकतों की वजह से क्या होगा, 1857 का रिवोल्ट हो गया। तो मतलब रूल कौन करेगा? तो अब हम करेंगे डायरेक्ट रूल, मतलब हमें अब किसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत नहीं हमें। अब पूरा रूल किसके हाथों में आ गया है? क्राउन के हाथों में सारा रूल अब आ चुका है। ठीक है, मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई जरूरत ही नहीं है तो सारा रूल किसके हाथों में आ गया? अंग्रेजों के हाथों में आ गया। सॉरी, क्राउन के हाथों में आ गया, है ना, अंग्रेज के हाथ में तो पहले। तो इन लोगों ने क्या करा, इसके लिए क्राउन को अपने हाथों में लाने के लिए, सॉरी, क्राउन रूल को अपने हाथ में लाने के लिए, तो इन्होंने एक नया अधिनियम पास करा, भारतीय संविधान अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है। इसमें क्या करा, इसमें सबसे पहला बदलाव क्या करा कि सारा रूल अब कौन करेगी, सारा रूल अब कौन चलाएंगे भारत के अंदर, वो चलाएगी क्राउन। ठीक है, मतलब महारानी वहां की, और महारानी जिसको भी अपॉइंट करे वो तो बात की बात है। हाँ, अब कोई भी क्या नहीं होगा यहाँ पर, गवर्नर जनरल नहीं होगा भारत का। अब क्या होगा यहाँ पर, भारत का वाइसरॉय, सिर्फ नाम चेंज हुआ, कर्म वही है ना। अब क्या होगा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और पहला वाइसरॉय कौन बना भारत का, वो बना लॉर्ड कैनिंग। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। चलो इतनी बात क्लियर, और आगे देखते हैं और क्या करा चेंजेस। अब हमने देखा था कि पिट्स के इंडिया एक्ट जो आला 1784 का, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो चीज बनाई गई थी, दो बॉडी। अब दोनों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, अबोलिश कर दिया। किस किस को? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पर अबोलिश कर दिया, यानी पूरी तरह से अब क्या कर दिया, यहाँ पर खत्म कर दिया। एक सेकंड रुकना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, रुकना एक मिनट। चलो ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा था। हाँ, क्या कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को यहाँ पर क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और एक नई बॉडी बना दी। उस बॉडी का नाम है इंडियन काउंसिल। उस बॉडी का नाम क्या है? इंडिया काउंसिल। इस बॉडी का चीफ कौन रहेगा? एक प्रमुख रहेगा जो क्या कहलाएगा, चीफ सेक्रेटरी। और इसको असिस्ट करने के लिए क्या बना दी, 15 सदस्यीय बॉडी बना दी। चलो क्या क्या हुआ अभी तक सुन लो। पहले क्या करा, दिख रहा है सब? हाँ दिख रहा है। क्राउन रूल, क्राउन का हाथों में पूरा रूल आ गया, है ना। वाइसरॉय रहेगा भारत का, पहला वाइसरॉय को बना लॉर्ड कैनिंग बना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खत्म करके क्या बना दिया, भारतीय परिषद बना दी, जिसमें क्या होगा, चीफ सेक्रेटरी रहेगा। उसका पहला चीफ सेक्रेटरी कौन था? चार्ल्स वुड। कौन था पहला? चार्ल्स वुड था ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा 1858 का अधिनियम कंप्लीट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला अधिनियम आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, अब एक नया अधिनियम आता है। ठीक है, देखते हैं अब हम। इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, इसमें क्या हुआ सर? देखो, जो ब्रिटिश सरकार है वो नए नए अधिनियम पास कर रही है अपनी गवर्नमेंट को और
सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, पहले कौन सा पास करा 1858 का, अब कौन सा पास कर दिया 1867 का। अब इसमें कहीं ना कहीं वॉइसरॉय को बहुत सारी पावर दे दी। जैसे अब वॉइसरॉय क्या कर सकता है, वॉइसरॉय एक ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकता है। वो ऐसे अध्यादेश जारी करने की वैलिडिटी कितनी रहेगी, 6 महीने की। मतलब कोई भी उसने अध्यादेश जारी करा तो उसकी वैलिडिटी 6 महीने तक मान्य होगी। अब जब भी सेशन में आएगा पार्लियामेंट तो वो पास कर देगा। वो वाला सिस्टम अपने यहाँ भारत में भी है। ठीक है, अब एक और सिस्टम आ गया है पोर्टफोलियो। मतलब अब हम क्या करेंगे, जैसे पोर्टफोलियो मतलब होता है कि डिपार्टमेंट को अलग अलग पर्सन में बांट देना कि भाई तुम ये वाला डिपार्टमेंट संभालो, तुम ये वाला संभालो, तुम ये वाला संभालो। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं। और क्या कर दिया, अब यहाँ पर पावर्स का कर दिया डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन सर कैसे विकेंद्रीकरण किया गया, सुनो। अब यहाँ पर हुआ क्या कि अभी तक हमने देखा कि जब गवर्नर जनरल बना भारत का, ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर अलग हो गया, मद्रास का अलग हो गया, बॉम्बे का अलग हो गया, बट इनको ज्यादा पावर्स नहीं दी ना। तो अब क्या हुआ, आदेश जारी किया, सॉरी एक नया अधिनियम पास करा 1861 का। अब इनसे बोल दिया कि अब पावर, सॉरी अब तुम रेवेन्यू को लेकर तुम्हारे पास क्या रहेगी, पावर्स रहेगी। तुम्हारे पास रेवेन्यू को लेकर क्या रहेगी, पावर्स रहेंगी। तो इसको क्या बोल दिया हमने, डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो ये होगा हमारा 1860 का अधिनियम कंप्लीट। कौन सा कर लिया 1858 का और कौन सा कर लिया 1861 का। चलिए लिखते जाना है ना, ये लिख लिया, चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो एक बार। पहला है ऑर्डिनेंस, दूसरा पोर्टफोलियो, तीसरा कोई क्या है इसके अंदर, डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए अब हम नया अधिनियम पकड़ते हैं, कौन सा है, हाँ नया अधिनियम है इंडियन कॉन्सुलेट ऑफ 1892। मार के भी सूख गया पूरा। अब इसको कैसे लेकर आएंगे, चलो ठीक है देखते हैं ना, एडजस्ट कर लो। अभी इसमें क्या होगा, जो ये अधिनियम है सुन भी लो। अब ये अधिनियम ने क्या करा, सुना। पहले चीज ये करी, जरा कुछ करें नहीं इसमें, एक ही चीज है बस, ये है पहले क्या होता था, मान लो बजट पेश करा बजट पेश, ना तो डिस्कशन ना ही वोटिंग, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट क्या कर दिया, बजट पास कर दिया। अब एक पावर दे दी छोटी सी, और वो पावर किसकी दे दी, डिस्कशन की। ठीक है, छोटी सी यहाँ पर पावर दे दी, वो पावर किसी दे दी, डिस्कशन की यहाँ पर पावर्स दे दी। ठीक है, समझ में आया इतना। चलो सिर्फ लिख लेना इसमें कि डिस्कशन को लेकर बजट को पर डिस्कशन की पावर दे दी, मतलब जब बजट लाएंगे उस पर डिस्कशन हो सकता है। अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हो रहा था, अब क्या हो सकता है, यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, क्लियर रखना। अब डिस्कशन तो होगा बट सारी पावर अभी किसके हाथों में है, वॉइसरॉय के हाथ में। भले डिस्कशन कर लो तुम, कुछ भी कर लो, पर सारी पावर अभी किसके हाथों में है, वॉइसरॉय के हाथों में है। चलिए मैं 1 मिनट आया हूँ मार्कर लेकर। चलो लिया अपन मार्कर। हाँ चलो अब हम समझते हैं नया अधिनियम मार्ले मिंटो एक्ट ऑफ 1909। चलो इसको समझते हैं। अब देखिए हो क्या रहा था, अभी भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम को लेकर डिसयूनिटी फैल रही थी। और लोगों के अंदर डिमांड थी कि भाई हमें भी क्या चाहिए, पावर चाहिए। अब हमें भी क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इस बात का मजा लिया किसने, ब्रिटेन वालों ने। उनने भैया एक बीज बोया, और उस बीज का नाम है सेपरेट इलेक्ट्रोल। उस बीज का नाम क्या है, सेपरेट इलेक्ट्रोल। ठीक है, क्या होता है सेपरेट इलेक्ट्रोल, सुनो। जैसे मैं एक कास्ट से बिलोंग करता हूं, तो मुझे कौन वोट देंगे, सिर्फ मेरे कास्ट वाले। ये कोई रिलीजियन है तो उसको उसी के लोग करेंगे, वोट देंगे। तो इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्ट्रोल। और एक किसको दे दिया गया, ये दे दिया गया मुस्लिमों को। मतलब ये बीज बोया पाकिस्तान बनने का, आज यही बीज था बस। बोला भी भैया मिंटो साहब ने बोला कि हम ऐसा ड्रैगन खिला रहे हैं जो क्या उगलेगा, जहर। और सभी भी इसने क्या उगला, जहर ही उगला। ठीक है, अब क्या हो सकता है यहाँ पर,
अभी मैंने क्या बोला, बजट को लेकर डिस्कशन की पावर दे दी। अब हमें बजट को लेकर क्या दे देंगे, ये सब, हाँ वोटिंग राइट्स तो नहीं देंगे, ये दे देंगे। हाँ, क्या बजट को लेकर क्या कर सकते हैं आप लोग, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई साहब ये बजट ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की लिमिट थी, जैसे मात्र आप पास क्वेश्चन ही, पास प्रश्न ही पूछ सकते थे। समझ में आएगा। पहला क्या करा इन्हें, सेपरेट इलेक्ट्रोल दे दिया मुस्लिमों को, दूसरा क्या दे दिया भैया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। हाँ, और एक वॉइसर काउंसिल बनाई गई, उस वॉइसर काउंसिल में पहली बार किसी भारतीय को रखा है, और पहले भारतीय कौन थे, एसपी सिन्हा साहब। चलो बस इतना पढ़ना आपको, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही आएगा आपको जो भी आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा ना। क्या क्या किया गया है, पहले सेपरेट इलेक्ट्रोल दे दिया मुस्लिमों को, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की परमिशन दे दी बजट के ऊपर, बजट लिखो ना, बजट ऑन बजट, ठीक है। और एसपी सिन्हा साहब पहले का मेंबर, क्या सॉरी, एसपी सिन्हा साहब को पहला मेंबर बनाया गया किसका, वॉइसरॉय काउंसिल का। चलो इतना होगा क्लियर। अब दूसरा अधिनियम देखो, छोटे छोटे ज्यादा बड़े नियम में, चलो अभी डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। दो बड़े अधिनियम आएंगे आपके ना, एक आएगा 1919 का अधिनियम और एक आएगा 1935 का अधिनियम। बस 1947 का उतना कोई खास है भी नहीं, वो पढ़ना भी नहीं अपने इतना दिमाग लगाना है ना। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, यानी भारतीय सरकार अधिनियम 1919। क्या था इसके अंदर, देखो अब ब्रिटेन ये चाहते हैं कि आप ऐसी सरकार बनाए जो रेस्पॉन्सिबल हो, तो यहाँ पर एक रेस्पॉन्सिबल सरकार बनने की शुरुआत कर दी इन लोगों ने। देखो अभी तक क्या हो रहा था, ये लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, अब ये काम करेंगे किसके लिए, भारत के लिए भी थोड़ा बहुत। पहली बार ऐसा दिखा कि हाँ इन लोगों ने भारत के लिए काम किया है। क्या काम किया है सर इन लोगों ने, तो केंद्र में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सीएलसी जो थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको यहाँ पर कर दिया द्विसदनीय, बाइकैमरल कर दिया गया। देखो दो चीज होती है, एक होता है यूनिकैमरल, एक होता है बाइकैमरल। यूनिकैमरल यानी जहां पर एक ही हाउस हो, बाइकैमरल मतलब जहां पर दो हाउस हो। यहाँ पर क्या कर दिया, बाइकैमरल मतलब कितने हाउस बना दिए, दो। कौन कौन से, एक है अपर हाउस और एक क्या बना दिया, लोअर हाउस, यानी ऊपरी सदन और एक क्या बोलते हैं निचली सदन, है ना, लोअर हाउस। समझ गए, चलो ठीक है। जो अपर हाउस था उसको क्या बोलते हैं, स्टेट काउंसिल, जैसे राज्यसभा बोलते हैं आज अपन, है ना। और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अपर हाउस का जो कार्यकाल था कितना था, 5 साल का था, और उसका कार्यकाल कितना है, 3 साल का। अपर हाउस में जो सदस्य थे कितने थे, 60 मेंबर थे बस, उसमें कितने थे, 145। जो क्या कर देगा, ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ना। क्या हुआ, सीएलसी को बाइकैमरल कर दिया। सीएलसी में दो हाउस, एक अपर एक लोअर। अपर हाउस में कितने मेंबर हो गए, 60, और इनका कार्यकाल कितना कर दिया, 5 साल का। वही लोअर हाउस के अंदर कितने मेंबर थे, सॉरी लोअर हाउस के अंदर मेंबर थे 145, और उन मेंबरों का कार्यकाल कितना कर दिया, 3 साल का, यानी 3 वर्ष का उनका कार्यकाल कर दिया गया। चलो इतने क्लियर आपको। हाँ, अब यहाँ पर एक सिस्टम लाया गया, उसका नाम है डायरकी सिस्टम। कौन सा सिस्टम, डायरकी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या कर दिया कि अब पावर को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो लिस्ट में। कौन कौन सी, एक है रिजर्व और एक है ट्रांसफर, ठीक है। अब रिजर्व लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट थे जो नेशनल इंपोर्टेंस के थे, जैसे बजट, जैसे रेवेन्यू, जैसे पुलिस, जैसे डिफेंस, ये सब किसने रखे अपने पास, वॉइसरॉय ने ये सब अपने पास रखे, और उसके काउंसिल ने, है ना। और ट्रांसफर सब्जेक्ट किसको दे दी यहाँ पर, मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको ट्रांसफर सब्जेक्ट सारे दे दिए। ये हो गए। हाँ, अब एक और पद यहाँ पर बनाया गया फालतू वाला, मतलब सारे पद जो भी बनते हैं ना वो किसके फायदे के लिए बनते हैं, ब्रिटेन के फायदे के लिए। बस देखो एक पद बनाया गया इंडिया हाउस का, अब जो भी मेंबर थे उनकी सैलरी कहाँ से दी जा रही है, भारत की तिजोरी से दी जा रही है। ऐसे हाई कमिश्नर का पद सृजित किया गया है, वहां पर सैलरी किसको दी जा रही है, कहाँ से दी जा रही है, भारत की तिजोरी से दी जा रही है। एक चीज और सुन लो बस लास्ट है इसके लिए, एक कमीशन बिठाया गया था, रॉयल कमीशन, कैसे को हम लोग बोलते हैं ली कमीशन, ठीक है। ये कब बना था, 1926 में।
इसने रिकमेंडेशन दी कि भारत के अंदर एक कंपटीशन एग्जाम होना चाहिए, उसके लिए संस्था होनी चाहिए जो इस कंपटीशन एग्जाम का आयोजन कराए। तो एक बॉडी बनाई गई, इस बॉडी का नाम है यूपीएससी, मतलब उस समय बोल सकता है कि एपीएससी ना, यूपीएससी 1951 में नहीं, यूपीएससी फेडरल से क्या हो गई, यूनियन हो गया वो ना। तो यूपीएससी का गठन कब किया गया, 1926 में, किसके रिकमेंडेशन पर, ली कमीशन के रिकमेंडेशन पर, ठीक है। और पहले इसके चेयरमैन कौन बने, रोज बारकर, फर्स्ट चेयरमैन कौन बने इसके, रोज बारकर। चलो क्या क्या किया 1919 के अधिनियम में, पहले सीएलसी को बाइकैमरल कर दिया, ठीक है, अपर हाउस लोअर हाउस, दूसरा डायरेक्ट सिस्टम लाया गया, हाई कमिश्नर पद, हाँ डायरेक्ट सिस्टम कहाँ लाया गया था, प्रोविंस के अंदर, ठीक है, प्रांतों में, केंद्र में नहीं लाया गया, डायरेक्ट सिस्टम कहाँ लाया गया था, प्रांतों के अंदर। और क्या किया गया इसमें, एक हाई कमिश्नर का पद बनाया गया है ना, और एक ली कमीशन बिठाया गया है, उसके रिकमेंडेशन दी वही यूपीएससी बॉडी बनाओ ताकि भारत में कंपटीशन एग्जाम का वो मतलब आयोजन कर सके, तो बॉडी बना दी, ठीक है। चलो अब आता है एक नया अधिनियम 1935 का अधिनियम, लास्ट बचा ना जो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा, वैसे भी हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस है आधा से ज्यादा। चलो समझो उसको। अब आता है हमारा एक नया अधिनियम 1935 का अधिनियम, ठीक है, क्या था ये सुनो। अब बस बढ़िया रिस्पॉन्सिबल सरकार बन रही है, बढ़िया काम चल रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को भारत के लिए बनाया जा रहा है, कोई भी वर्ल्ड वार भी होने वाला है ना, तो भारत के लिए काम किया जाएगा अब। तो इसमें बहुत अच्छे से काम किया गया, फालतू काम है वैसे कुछ अच्छे तो है ही नहीं। पहला फालतू काम देखो, इनने एक बनाई ऑल इंडिया फेडरेशन। ये ऐसी फेडरेशन है कि इसमें बोला गया है कि एक काम करते हैं अपन मिलकर बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी इनने क्या बोला, एक बार बनाते फेडरेशन। फेडरेशन में कौन कौन आएगा, तो फेडरेशन में आएगा प्रोविंशियल स्टेट यानी प्रांतीय सरकार आएगी, ब्रिटिश कमिश्नर आएंगे और राजा रजवाड़ा आएंगे। सभी ने आने से मना कर दिया क्योंकि ऐसा संघ है जो एक ब्रिटेन के रूल्स और रेगुलेशन से चलेगा, तो सबने नकार दिया भैया हमें नहीं आना, खासकर प्रिंसली स्टेट ने मना कर दिया। तो ये फेडरेशन कभी बन नहीं पाया, बट फिर भी क्वेश्चन आता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किस अधिनियम के जरिए किया गया था, तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935। दूसरा समझो अब, पहले जो डायर के सिस्टम था कहाँ लागू किया गया था, प्रांतों में, ठीक है, अब उसको कर दिया हमें खत्म, है ना। अब प्रांतों को क्या बना दिया यहाँ पर, ऑटोनोमस यूनिट, क्या बना दिया यहाँ पर, प्रांतों को एक ऑटोनोमस यूनिट बना दी। तो फिर ये डायरकी सिस्टम कहाँ लागू किया गया, अब डायरकी सिस्टम को लागू कर दिया गया, कहाँ पर लागू कर दिया गया, हाँ इसको लागू कर दिया गया केंद्र में यानी सेंट्रल में। वही दो सब्जेक्ट रहेंगे, एक रिजर्व और एक रहेंगे क्या, ट्रांसफर, ठीक है। क्या बोला मैंने, प्रांतों के अंदर डायरकी को खत्म कर दिया और प्रोविंस को क्या बना दिया, ऑटोनोमस यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्ट सिस्टम कहाँ लागू कर दिया, सेंटर के अंदर, वो दो सब्जेक्ट रिजर्व और ट्रांसफर। हम जो ऑटोनोमस यूनिट बनी प्रांतों के अंदर, वहां पर 3 लिस्ट बनाई, सॉरी हाँ, सेंटर के अंदर 3 लिस्ट बनी, एक है फेडरल लिस्ट, एक है प्रोविंस लिस्ट और एक बने कॉन्कुरेंट। वही जैसे आज की तारीख में वैसे ही काम हो रहा है ना पूरा। चलो अब यहाँ पर जो फेडरल लिस्ट पर कानून को बनाएगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंस के अंदर कानून को बनाएगी, राज्यों के अंदर जो विधानसभा वो कानून बनाएगी, वो कॉन्कुरेंट में दोनों, वैसे दोनों का नहीं एक ही होता, वो तो है ना, फालतू नहीं दोनों तो। चलो ठीक है। अब हमने देखा था कि यहाँ पर 1858 में एक इंडियन काउंसिल बनाई थी, उसको खत्म कर दिया, कोई काम ही नहीं था उसका, तो फालतू एडवाइस दे रही थी जो कोई मानता भी नहीं था, तो पद को खत्म कर दिया गया। उस पद का कोई मतलब इंपॉर्टेंस भी नहीं थी उसको, इसलिए उसको क्या कर दिया यहाँ पर अबोलिश यानी उसको खत्म कर दिया गया। और क्या गया, एक अभी तक भारत के अंदर कोई ऐसा कोर्ट नहीं था, कोई ऐसा यूनियन में कोर्ट नहीं था, मतलब अभी क्या बना था, पहले सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में, फिर क्या बना दिया, उसको हटा के भैया हाई कोर्ट बना दिया हर प्रेसिडेंसी के अंदर, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, अब वो भी खत्म कर दिया। अब उन्होंने बोला नहीं वो तो है, बट अब केंद्र में नहीं था अभी तक, तो केंद्र के लिए क्या बनाया, एक फेडरल कोड। अब उसको मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिख लो, केंद्र के लिए क्या बनाया, एक फेडरल कोड बनाया। आई फेडरल कोड क्या करेगा,
देश में जो भी डिस्प्यूट होते हैं तो उसको सॉर्ट आउट करेगा कौन, ये फेडरल कोर्ट। हाँ, इसके पहले जज लिख लो, कौन थे, मोरिस गोवर। कौन थे, मोरिस गोवर इसके क्या थे, पहले चीफ जस्टिस थे। चलो, और क्या किया, हाँ यहाँ पर एक सिस्टम लाया गया ये, अब मैं इसको कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिख लूँ, ठीक है। एक सिस्टम लाया गया कौन सा, एपीएससी का, सॉरी एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। कब लागू किया था, 1919 का अधिनियम में ये लागू किए गए। और देखो, दो नए राज्य बनाए गए, सिंध एंड उड़ीसा। कौन कौन से दो नए राज्य बनाए गए, सिंध और उड़ीसा, दो नए राज्य बनाए गए, ठीक है। और एक और चीज सुनो, एक नई हुआ, क्या हुआ था, भारत को, सॉरी भारत को नहीं, हाँ बर्मा और यमन को ब्रिटिश इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया। किस किस को, म्यांमार और यमन को क्या कर दिया, भारतीय कमिश्नर, भारतीय ब्रिटिश इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया, ठीक है। हाँ, वो स्टेट की लेजिस्लेटिव को कर दिया बाइकैमरल, स्टेट की लेजिस्लेशन को कर दिया यहाँ पर बाइकैमरल कर दिया गया। चलो क्या क्या हुआ सुनो, बहुत बड़ा है ना, इसलिए इतना सारा हुआ है इसके अंदर। पहला, फेडरल कोड बना दिया। दूसरा, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया। स्टेट पब्लिक सर्विस और जॉइंट पब्लिक सर्विस बनाई गई, पब्लिक सर्विस कमीशन। डायरेक्टरी सिस्टम हटा दिया, कहाँ से, प्रांतों से, उसको कहाँ लागू कर दिया, केंद्र में, ठीक है। वो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट, और प्रांतों को क्या दे दी यहाँ पर, ऑटोनोमस यूनिट। 3 लिस्ट बनाई गई, कौन कौन सी लिस्ट, फेडरल, प्रोविंस और कॉन्करेंट। फेडरल के ऊपर कानून को बनाएगा सेंटर, स्टेट, प्रोविंस के ऊपर कानून को बनाएगा स्टेट, और कॉन्करेंट में कानून स्टेट प्लस सेंटर दोनों मिलकर बनाएंगे, ठीक है। म्यांमार और यमन दोनों को अलग कर दिया, किससे, भारत से। और एक जो भारतीय परिषद बनी थी इंडिया काउंसिल 1858 में, उसको खत्म कर दिया गया। और जो राज्यों के अंदर जो विधानसभाएं थी उसको क्या कर दिया, बाइकैमरल, इन 2 हाउसेस में उसको बांट दिया गया। तो ये था पूरा हमारा 1935 का अधिनियम, बहुत बड़ा है, इसको इसलिए अच्छे से याद करना ना। इसमें से प्रश्न आता है हर साल इसमें से 1919 अधिनियम से प्रश्न आता है। देखो ये तीनों जो है ना, 1 2 3, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक प्रश्न हर साल आता है। अब बचता 1947 का अधिनियम, लास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इतना कहा गया कि इसमें देखो, भारत पाकिस्तान की डिमांड हो रही थी, तो माउंट बेटन प्लान लाया गया, पाकिस्तान की बाउंड्री बनाई गई रेड क्लिफ के थ्रू, ठीक है। तो अब हमारे 2 अलग अलग देश बन गए, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तो अब पाकिस्तान अलग हो गया, ठीक है, तो पाकिस्तान अलग हो गया, तो 2 यूनिट बने, तो दोनों के क्या बनाया, अपने अपने संविधान बनाया गया। चलो ठीक है, ये थे पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंदर 1858, 1867, 1892, 1909, 1919, 1935, 1947। तो हमने पूरा ये कंप्लीट कर लिया। चलिए, यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।